क्वेश्चंस आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए BCOS 185 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड उनका आंसर। ये क्वेश्चन एंड आंसर ऐसा है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और एग्जाम में बार बार आते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से सजेस्ट किया है इस क्वेश्चन को। आप लोग अगर पूरा क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जितने मोस्ट में इससे पिछले वीडियो मैंने मोस्ट में क्वेश्चन अपलोड किया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मोस्ट में क्वेश्चन देख लीजिएगा। इनमें से मैं आंसर करवा रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस का जो कि सबसे ज्यादा चांसेस है। और जितने भी मोस्ट वाले क्वेश्चंस मैंने करवाया उन सभी को करके जाना, देन एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, ये जो अक्सर ये जो सब्जेक्ट है उद्यमिता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अगर खुद से अगर पढ़ने लगे तो बहुत सारे डाउट्स उसके सामने आ जाते हैं। इसे मैं समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। बस एक ही वीडियो तो देखना है आपको। यहाँ पे अगर एक ही वीडियो सही से देख लिया और मैं जितने भी क्वेश्चन दिया उन सभी क्वेश्चन को करके गया तो देखिए बहुत अच्छा मार्क्स आपका आने वाला है, भले आप साल भर में कुछ भी ना पढ़ा। सो चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात और, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियोस देख रहे हैं। जो वीडियो को देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहाँ तक पढ़ा पा रहा हूँ, वीडियो कहाँ तक पहुंच पा रहा है। मुझे बहुत एक्साइटेड रहता है इस बात का। चलिए, इसको समझते हैं और इस बात करते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ के बारे में मैं बताऊंगा, आपको पहले समझ लेना है, देन आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। चलिए, उद्यमिता। उद्यमिता क्या है ये समझना भाई। उद्यमिता का ही ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे उद्यमिता, ये जो आपका चैप्टर सब्जेक्ट है वो उद्यमिता पर आधारित है। ये बुक का जो नाम है उद्यमिता। देखिए, उद्यमिता होता क्या है। उद्यमिता एक ऐसा होता है ना, जो व्यापार को करना चाहते हैं, जो एक नया व्यापार के मालिक होते हैं, जिसके मन में एक नया व्यापार बिजनेस करने का विचार होता है, वो बिजनेस करता है। चाहे वो घाटा हो या फायदा हो, वो दोनों को नहीं देखता है। वो सिर्फ लक्ष्य रहता है कि मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस करना है। सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि उद्यमिता कौन है। तो उद्यमिता एक उद्यमी होता है, ठीक है। एक उद्यमी कौन है, ये क्वेश्चन जो है ना आपको, एक उद्यमी। तो उद्यमिता एक उद्यमी होता है जो कोई भी बिजनेस करता है। तो एक उद्यमी, उद्यमी को अगर समझ जाएंगे तो उद्यमिता समझ में आने लगेगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे उद्यमिता और भी अच्छा क्लियर होते जाएगा। एक उद्यमी कौन है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए, अगर उसे उद्यमी बनना है तो एक सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य है, उदाहरण सहित आप समझाना है। तो सफल उद्यमी बनने के लिए, तो देखिए, उद्यमी, आपको पहले समझाता हूँ कि उद्यमी कौन होता है। तो ध्यान समझे, सबसे पहले मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उसे समझिए। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये उद्यमी जो है, ये जो वर्ड है, ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या है। तो देखो, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए विचार, संसाधन और जोखिम को एक साथ लाता है, उठाता है। अंडरस्टैंड। ये लोग बाजार में अवसर की तलाश करते हैं, अवसर की पहचान करते हैं, एक नया उत्पाद बनाने के लिए, एक नया सेवा देने के लिए, एक नया नया सेवा बनाने के लिए, जिससे लोगों को ज्यादा सा ज्यादा लाभ हो और उस लाभ से उनको भी लाभ मिले। जब लोगों को लाभ मिलेगा तो एक उद्यमी को भी लाभ मिलेगा। जब दूसरे खुश रहेंगे तो उद्यमी सफल कहलाएंगे। अंडरस्टैंड। तो एक उद्यमी तभी सफल कहलाएगा जब वो अच्छा पैसा कमाएगा। जो बिजनेस करेगा उस बिजनेस में सामने वालों को भी फायदा होगा और उन्हें भी फायदा होगा, ठीक है। तभी एक सफल उद्यमी कहलाएगा। ये तो मैंने अपने तरीके से मैंने आपको समझाया। तो अब चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट से मैं आपको समझाता हूँ। तो उद्यमियों को उनके लक्ष्य और विजन को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई प्रकार की क्षमता आवश्यक है। देखो, एक उद्यमी को वित्तीय प्रबंधन देखना पड़ता है। उद्यमी के लिए ये सब प्रकार, मार्केटिंग आपको देखना पड़ता है, टीम बिल्डिंग होना चाहिए उद्यमी के लिए, नवाचार यानी नया विचार होना चाहिए, ग्राहक संबंध होना चाहिए, ठीक है, प्रबंधन होना चाहिए, तभी जाके योजना भी होना चाहिए, संचार होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए, समय प्रबंधन होना चाहिए। इन सबको देखने के बाद वो बनेगा एक उद्यमी। तो एक एक करके मैं हम लोग समझते हैं क्या है। तो वित्तीय प्रबंधन में इसका मतलब है कि पैसे का सही हिसाब रखना। जब पैसे का सही हिसाब रखेगा तभी तो
वही वो कोई काम में लगा पाएगा। बजट बनाना, निवेश के बारे में सोच समझकर फैसले लेना, ताकि व्यापार आर्थिक रूप से मजबूत रहे। ठीक है? तो ये आपका आता है वित्तीय प्रबंधन में। ठीक है? उसके बाद आप उनका दूसरा काम होता है मार्केटिंग का। यह अपने उत्पाद या सेवा को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें यह बताना कि यह उनके लिए क्यों उपयोगी है, ताकि बिक्री बढ़े। और बिक्री बढ़ेगा तो किसे, एक उद्यमी को फायदा होगा। एंड टीम बिल्डिंग, यह सही लोगों को चुनना, उन्हें प्रेरित करना या एकजुट होकर काम करने के लिए माहौल बनाना एक सफल उद्यमी का कर्तव्य और पहचान है। जितना बड़ा टीम रहेगा उतना बड़ा उनको फायदा होगा, उतनी दूर दूर तक वो अपना बिक्री कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। एंड नवाचार, नवाचार का अर्थ है कुछ नया सोचना, मौजूदा चीजों को बेहतर बनाना, जिससे व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके ना। नवाचार मतलब कि देखो, जब भी कोई बिजनेस करे किया जाए, वो एक नया तरीके का सोच रखेगा। वही नया तरह का सोच ना, तो मार्केट में आपको एक कुछ नया हट के करना है। नया हट के करने से क्या होता है कि लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं उनसे, ग्राहक ज्यादा उनसे आकर्षित होते हैं। एंड उसके बाद आपका आता है ग्राहक संबंध। यह ग्राहकों के साथ बनाने अच्छे रिश्ते बनाना और उनकी जरूरतों को समझना है, ताकि वे लंबे समय तक जुड़े रहें। तो ग्राहक संबंध तभी अच्छा बना पाएगा जब सामान अच्छा देगा और रेट भी सही लेगा, तभी ग्राहक के साथ अच्छा संबंध बना पाएगा। ठीक है? प्रबंधन, तो यह संसाधनों जैसे लोग, पैसा, समय को व्यवस्थित करता है और दैनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाता है। उसके बाद बात करते हैं योजना की। योजना, इसका मतलब यह है कि लक्ष्यों को निर्धारित करना और वहां तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाना, योजना बनाना, प्लानिंग बनाना, कि उसको जो करना है उसके लिए उसको प्लानिंग बनाना। वही क्या है भाई, सफल उद्यमी से एक है ना, एक आ जाता है। ठीक है? उसके बाद सफल उद्यमी के लिए संचार भी बहुत मायने रखता है। यह अपने विचारों और निर्देशों को स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचाता है, संचार के माध्यम दूसरे की बात सुनता है। ठीक है? उसके बाद समय प्रबंधन, तो यह समय का कुशलता पूर्वक, जो एक उद्यमी होता है, सफल उद्यमी, वो समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है ना, और प्राथमिकताओं के आधार पर काम करता है, ताकि उत्पादकता जो है वो अधिकतम हो। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया है। अब इसे थोड़ा-सा और भी बढ़ा के आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, अच्छे से लिख कर आएँगे। एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, ये मैंने वीडियोज़ बना रखा है कि कितने वर्ड्स में कितना लिखना है, किस तरह से लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखना है, ये मैंने बता चुका है। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देने का। अंडरस्टैंड? या फिर आप सर्च करेंगे या फिर आप वो वीडियोज़ को देखिएगा। वीडियोस को सर्च करेंगे पुराने में मिल जाएगा आपको। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो लिंक दे देने का डिस्क्रिप्शन में। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है स्टूडेंट्स, भारत में उद्यमी पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या कीजिए। उद्यमिता के निर्धारकों की भी व्याख्या कीजिए। भारत का उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया में सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ते हुए पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जो नवाचार यानी नए विचार और नए उद्यमों के निर्माण के लिए व्यापक समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। और पारिस्थितिक तंत्र का अगर विवरण की बात करें, पारिस्थितिक विवरण की बात करें तो यह पारिस्थितिकी तंत्र सरकारी पहलों, निजी निवेशों, ठीक है, अकादमिक पर समर्थन और एक विशाल टैलेंट पूल का एक परस्पर जुड़ा हुआ जाल है। केंद्र सरकार की पहलें जैसे कि स्टार्टअप इंडिया योजना, कर लाभ, वित्त पोषण सहायता और विनियामक सरलीकरण प्रदान करके महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देती है। एंजल निवेशकों और उद्यमी पूंजी फर्मों से वित्त पोषण की मजबूत उपलब्धता भारत के यूनिकॉर्न यानी कि 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप की बढ़ती संख्या में परिलक्षित होती है। इसके अलावा देश भर में स्थापित इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और अनुसंधान पार्क स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। उद्यमिता के निर्देशक, ठीक है, सॉरी, उद्यमिता के निर्धारक, उद्यमिता को प्रभावित करने वाले कारकों में से आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह निर्धारक शामिल है।
ठीक। तो आर्थिक निर्धारक में कौन-कौन शामिल है? पहला पूँजी तक पहुँच, दूसरा बाज़ार का आकार, तीसरा बुनियादी ढाँचा और गैर आर्थिक निर्धारक में है आपका शिक्षा और कौशल, सांस्कृतिक कारक और सरकारी नीतियाँ। ये सब ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारकों, विस्तृत परियोजना कौन सा? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारकों की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। कौन-कौन है? देखिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारक। पहला है स्टूडेंट देखिए परियोजना का उद्देश्य, दूसरा वित्तीय अनुमान, तीसरा है संसाधन आवंटन, चौथा जोखिम आकलन, पांचवा है कंपनी प्रोफाइल, छठा है और सरकारी अनुमोदन, सातवां है विपणन और विक्रय व्यवस्था और आठवां है आपका कार्यशील पूंजी का आवश्यकता, सुविधा का तरीका और 10वां है अन्य विवरण मशीनरी भवन प्रबंधन टीम आदि। तो इसको थोड़ा-सा एक-एक करके हम लोग करते हैं। पहला जो था परियोजना का उद्देश्य, तो इसे समझते हैं। पहला हम लोग क्या समझेंगे? परियोजना का उद्देश्य। चलो, यह क्या है? यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे कोई समस्या हल करना या कोई नया उत्पाद लॉन्च करना या किसी नए बाजार में प्रवेश करना, यह पूरी रिपोर्ट की नींव है। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट आपका यही बताता है परियोजना के जो उद्देश्य, ठीक। अगला है वित्तीय अनुमान। तो वित्तीय अनुमान में देखिए, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इसमें अनुमानित लागत, अपेक्षित अपेक्षित आय यानी मुनाफा और नकदी प्रवाह कैश फ्लो शामिल होता है, ताकि परियोजना की जो वित्तीय व्यवहार्यता का क्या करे पता चले। अगला है संसाधन आवंटन। आवंटन मतलब होता है बंटवारा। यह परिभाषित करता है कि कौन-कौन से संसाधन जैसे लोग, सामग्री और उपकरण कैसे और कहाँ उपयोग किए जाएंगे ताकि काम को क्या होए वो कुशलता से हो पाए। ठीक है। अगला है स्टूडेंट्स जोखिम आकलन। इसमें परियोजना के सामने आने वाली संभावित चुनौतियों या खतरों की पहचान की जाती है और उन्हें कैसे संभाला जाए या कम किया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट था कंपनी प्रोफाइल। यह आपकी कंपनी का परिचय है ना? यह आप ये जो है जिस भी कंपनी का काम होता है उसके क्या परिचय है, जैसे कि इतिहास, मुख्य कार्य, अनुभव, टीम की ताकत जो विश्वसनीय बनाती है। अगला आता है स्वयं सरकारी अनुमोदन। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी और सरकारी स्वीकृतियां या लाइसेंस परमिट प्राप्त कर ली गई है या नहीं। नेक्स्ट आपका आता है विपणन और विक्रय की व्यवस्था। यह आपकी बाजार की रणनीति है। आप अपने उत्पाद या सेवा को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगे, बिक्री कैसे बढ़ाएंगे। देखो सब में बिजनेस से वाली ही बात हो रहा है, ठीक है। अगला है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। यह परियोजना के दैनिक खर्चों जैसे वेतन, कच्चा माल को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि की मात्रा बताता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका ऋण सुविधाएं, लोन फैसिलिटीज का तरीका। यदि ऋण की आवश्यकता हो तो यह हिस्सा बताता है कि ऋण कैसे प्राप्त किया जाएगा, चुकौती की योजना क्या होगी और आवश्यक सुरक्षा क्या होगी। अन्य विवरण, मशीनरी भवन प्रबंधन टीम आदि। इसमें परियोजना के भौतिक और मानवीय पहलुओं का विवरण तो होता है, जैसे आवश्यक मशीनें, इमारतें और प्रमुख प्रबंधन टीम के सदस्यों की जानकारी। हो गया। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन द स्टार्टिंग में चैप्टर का जो नाम था, चैप्टर कहते हैं जो बुक का जो नाम था वो देखिए। एक देखो उद्यमी कौन है होता है और उद्यमिता। तो उद्यमी और उद्यमिता अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले बात करते हैं उद्यमी का। तो यह एक क्या होता है, व्यक्ति होता है। उद्यमी जो होता है एक क्या होता है, व्यक्ति होता है जो नया व्यवसाय शुरू करने, जोखिम उठाने और उसे सफलता की ओर ले जाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब बात करते हैं उद्यमिता का क्या है। उद्यमिता देखो उद्यमी को इंग्लिश में बुलाता है इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट लेकिन उद्यमिता को बुलाता है इंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि उद्यमिता कोई व्यक्ति नहीं होता है। उद्यमिता क्या होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है। तो उद्यमिता एक बिजनेस करने का प्रक्रिया है। उद्यमी क्या है, कोई व्यक्ति होता है। उद्यमिता क्या है, जो बिजनेस करने वाला होता है, एक बिजनेस करने की जो प्रक्रिया होता है। यह एक प्रक्रिया या दृष्टिकोण है इसमें व्यवसाय शुरू कर आखिर करता तो इंसान ही करता, तो कोई व्यक्ति ही उद्यमी ही, बट ये एक प्रक्रिया है करने का। ठीक है। ये इसमें व्यवसाय शुरू करने, विकसित करने और प्रबंधन करने तथा योजना बनाने का कार्य क्या होता है, शामिल होता है। आई होप समझ में आ गया होगा उद्यमिता और उद्यमी।
अगला है उद्यमिता की देश के आर्थिक विकास में भूमिका की चर्चा कीजिए। तो उद्यमिता एक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नए व्यवसाय, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देकर अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। उद्यमिता के कारण देश के आर्थिक विकास में निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, रोजगार का सृजन होता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, गरीबी को कम करता है, देश की आर्थिक मजबूत को बनाता है, जीवन स्तर में सुधार लाता है। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग करके आपको बताता हूँ। रोजगार सृजन में कैसे उद्यमी नए व्यवसाय शुरू करते हैं जो नई नौकरियां पैदा करते हैं। ये नौकरियां न केवल मालिकों के लिए बल्कि कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए भी आय का स्रोत बनती है। अगला है नवाचार को बढ़ावा। उद्यमिता नवाचार को प्रोत्साहित करती है। उद्यमी अक्सर नई समस्या को हल करने, नए उत्पाद बनाने या मौजूदा प्रक्रिया को बेहतर और अधिक कुशल बनाने के लिए नए तरीके खोजते हैं। यह तकनीकी प्रगति और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। अगला स्ट्रेस गरीबी कम करना। रोजगार पैदा करके और आर्थिक गतिविधि को बढ़ाकर उद्यमिता अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को यानी पॉवर्टी को कम करने में मदद करती है। जैसे कि जैसे जैसे अधिक लोगों को काम मिलता है और वे आय अर्जित करते हैं यानी पैसा कमाते हैं, तो धन का विवरण बेहतर होता है और यह लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। तो ये नए व्यवसाय से राजस्व और निर्यात बढ़ता है। सही बात, नए अगर कोई बिजनेस होगा तो इसमें क्या होगा, नए बिजनेस होगा, सिर्फ बिजनेस सिर्फ घर तक नहीं होता, दूर दूर तक जाता है। और दूसरे देश, अगर एक देश से दूसरे देश जाएगा तो क्या होगा, आयात निर्यात होगा, जिससे देश की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। एक मजबूत अर्थव्यवस्था घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लचीली और प्रतिस्पर्धा होगी, है ना, और जिससे आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। जीवन स्तर में सुधार की बात करें, अंततः यह सभी कारक मिलकर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाते हैं। बेहतर रोजगार के अवसर, नई सेवाएं तक पहुंच और बढ़ी हुई आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर घर, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, रचनात्मक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों साधारण चर्चा करें। विभिन्न चरणों का क्या करें, साधारण चर्चा करें। आंसर है, देखिए, रचनात्मक प्रक्रिया को रचनात्मक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संचालक चक्र भी कहा जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। पहला है कि तैयारी यानी समस्या जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा उत्पादन, इसमें हम आराम करते हैं और अपने दिमाग को समस्या से दूर रखते हैं। उत्पादन में ये होता है, ठीक है। और किसी चीज को क्या करते हैं, मानो किसी चीज को स्टॉक कर दें ना, किसी चीज को स्टॉक करके हम ये सोचते हैं कि उसको कैसे बेचें, इसको कहाँ तक लेके जाएं, ठीक है, कैसे इसका बिक्री होगा। अगला, रोशनी, यहाँ पर हमें अचानक कोई विचार और समाधान मिल जाता है। मूल्यांकन, इसमें हम अपने विचारों का मूल्यांकन करते हैं कि विचार लाभकारी और प्रभावी है या नहीं। कार्यान्वयन मतलब वेरिफिकेशन, इसमें अपने विचार को वास्तविक दुनिया में परीक्षण करते हैं और फीडबैक के आधार पर उसे सुधारते हैं। अगला है स्टूडेंट्स, स्टार्टअप इंडिया। क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बहुत है। स्टार्टअप इंडिया पहल और उसके विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश के एक मजबूत और समावेशी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो। इसके मुख्य उद्देश्यों इसके मुख्य उद्देश्यों में उद्यमियों को नवाचार और विकास के लिए प्रोत्साहित करना, फंडिंग के अवसर प्रदान करना और नियामक बाधाओं को कम करना शामिल है। यह पहल इनक्यूबेशन सेंटर, आसान बौद्धिक संपदा फाइलिंग और टैक्स लाभ जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती है। स्टार्टअप इंडिया के मुख्य उद्देश्य, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, वित्त पोषण की सुविधा, रोजगार सृजन, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण, उद्योग और शिक्षा को जोड़ना और नियामक कर संबंधी आसानी। अगला है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 8, सभी मोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विपणन योजना तैयार करने के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। विपणन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण, पहला है आपका बाजार का शोध होना चाहिए, लक्ष्य दर्शकों की पहचान होना चाहिए, उद्देश्य निर्धारित करना, विपणन मिश्रण का चयन, बजट बनाना,
घोषणा को क्रियान्वित करना। इसे एक-एक करके हम लोग समझते हैं। पहला तो स्टूडेंट्स आपका है बाजार का शोध, अनुसंधान, ठीक है? बाजार का शोध, शोध मतलब होता है अनुसंधान। बाजार अनुसंधान किसी बाजार और लक्षित ग्राहकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेना और जोखिम को कम करना है। अगला है स्टूडेंट्स लक्ष्य निर्धारित दर्शकों की पहचान। लक्ष्य दर्शकों की पहचान का अर्थ उन विशिष्ट लोगों के समूह की पहचान करना है जिन्हें आपका उत्पाद या सेवाएं खरीदने में सबसे अधिक रुचि होगी। यह विपणन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपके प्रयास सही लोगों तक पहुंचे जिससे समय और धन की क्या हो बचत हो। नेक्स्ट इसमें आता है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करना यानी कि गोल सेटिंग का अर्थ है यह परिभाषित करना कि आप भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसे मापने योग्य बनाना। ठीक है। अगला स्टूडेंट्स विपणन मिश्रण का चयन। विपणन मिश्रण का चयन का अर्थ है उन विशिष्ट विपणन उपकरणों या युक्तियों का संयोजन चुनना जिनका उपयोग कोई कंपनी अपने लक्षित ग्राहकों को संतुष्ट करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करेगी। विपणन मिश्रण को पारंपरिक रूप से 4Ps के रूप में जाना जाता है, जैसे कि फोर प्रोडक्ट। पहला पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद, कंपनी क्या बेच रही है। दूसरा प्राइस मतलब कीमत, उत्पाद की कीमत कितनी होगी। तीसरा प्लेस, उत्पाद जो है कहाँ उपलब्ध होगा, वितरण होगा। प्रमोशन प्रचार, ग्राहकों को उत्पाद के बारे में कैसे बताया जाएगा। ठीक है। अगला है बजट। बजट बनाना। बजट बनाना एक विशिष्ट अवधि में अनुमानित आय यानी कमाई, व्यय यानी खर्च की एक विस्तृत योजना तैयार करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटन और प्रबंधन करना है ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और खर्चों को नियंत्रित कर सकें। सो स्टूडेंट्स अगला है आपका, ये लास्ट है, घोषणा क्रियान्वयन करना। घोषणा को क्रियान्वित मतलब वेरिफिकेशन का अर्थ है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंशन यानी एक बनाई गई योजना, लिए गए निर्णय को व्यवहार में लाना या फिर जमीन पर उतारना। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे इन सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दिया हूँ, समझा दिया हूँ, रीडिंग करवा दिया हूँ एक बार। तो इसे आप क्या करें, एक बार पीडीएफ में 2-3 बार रिवीजन करेंगे शायद में अच्छा रहेगा। तो इसको समझ लिए, आप रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी दिमाग में घुसेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं है। आपको देखिए टेलीग्राम में जाएंगे, आपको टेलीग्राम में सर्च करना है। ठीक है। टेलीग्राम में ये सर्च करना है जाके, जैसा यहाँ पे है वैसे सर्च करना, कोड आपको कोड सर्च करना, क्वेश्चन आंसर भी सर्च करना था। ठीक है। जैसे कि BCOS मोशन क्वेश्चन एंड आंसर सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स मेरे सभी पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है। तो पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा, इंस्टा में आपको प्रेम से मांगना होगा पासवर्ड। पासवर्ड मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। और सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं इसलिए मांगता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा जो स्टूडेंट्स है मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इसलिए एंड चलिए आप लोग डाउनलोड कीजिए पीडीएफ, पीडीएफ से पढ़िए और जल्दी से तैयार कीजिए। जितने में क्वेश्चंस मैंने इसमें, इसके और भी कुछ क्वेश्चंस है, मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने अपलोड कर दिया वीडियोस, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कोड है आपका कोड कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय स्टूडेंट्स, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से।